नमस्कार, मैं हुकम सिंह, टीजीटी सोशल साइंस। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 अक्टूबर 2020 की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 39, जो कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम पाइपलाइन परिवहन और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पिछली वर्कशीट में हमने सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। जो पाइपलाइन परिवहन है वो एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। यानी जो पाइपलाइन जो परिवहन है उसका इस्तेमाल केवल पानी शहरी क्षेत्रों में और जो औद्योगिक क्षेत्र हमारे हैं जहाँ पानी की ज़रूरत होती है तो उनके लिए ही केवल इसका प्रयोग किया जाता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। अब आजकल हम जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो कच्चा तेल कहाँ से आता है? जैसे आप मुंबई हाई से निकलता है या जो हम अरब कंट्रीज से लेते हैं तो उसका जो क्रूड ऑयल है उसका परिवहन हम किसके द्वारा करते हैं? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। और जो हमारे जो पेट्रोल उत्पाद हैं, जैसे पेट्रोल से आपको पता है कि कई सारे उत्पाद हमें लगभग 350 पदार्थ इससे प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो प्राकृतिक यानी जो उत्पाद हैं जैसे गैस, जैसे सीएनजी हो गई या पीएनजी, वो भी किसके द्वारा आ रही है हमारे पास? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। और जितनी भी हमारी शोधनशालाएँ हैं, जैसे जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं जहाँ पर हम जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, जिसका हम शुद्ध करते हैं, इसको साफ़ करते हैं और उसके बाद साफ़ करने के बाद हमें जो पेट्रोलियम से बने उत्पाद में प्राप्त जैसे पेट्रोल है, डीजल है या हमारा गैसोलीन है या वैक्स है, कोल तार है, ये सारे उत्पाद हमें किससे प्राप्त होते हैं? कच्चे तेल से। और किसके द्वारा होते हैं? जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं उनके द्वारा। और जो उर्वरक कारखाने हैं, उर्वरक कारखानों में जो भी कच्चा माल है, जो कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है, जो उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? उर्वरक कारखानों में। वो भी किसके द्वारा आता है? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। और जो हमारे बड़े बड़े जो विद्युत घर हैं तो वहाँ पर भी क्या है, क्योंकि पहले वो पता है कि पहले कोयले का इस्तेमाल करते थे बिजली बनाने में, परंतु आजकल हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हमारी पीएनजी गैस है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो किसके द्वारा वहाँ तक पहुँच रही हैं? पाइपलाइन के द्वारा। अब आप देखोगे कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठोस चीज़ों को हम पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा सकते, परंतु जब उनको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, उनकी स्टेट चेंज कर देंगे, उनकी अवस्था चेंज कर देंगे, तो हम उसको आसानी से पाइपलाइन के द्वारा पहुँचा सकते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ है पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? तरल अवस्था में। फिर तरल अवस्था में परिवर्तित करने के बाद हम उसे पाइपलाइन के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। आगे देखिए, सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएँ जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई। अगर ये पाइपलाइन नहीं होती तो जितनी भी हमारी जो सुदूर आंतरिक भागों में जो स्थित हमारी रिफाइनरीज़ हैं, चाहे वो बरौनी के अंदर हो, मथुरा या पानीपत, ये देखो आप देखोगे तेल हमारा कहाँ से निकल रहा है? इंडिया के अंदर कच्चा तेल या तो गुवाहाटी से निकल रहा है या मुंबई आई से। अगर ये पाइपलाइन नहीं होती तो जो ये रिफाइनरीज़ हैं उनका लग पाना संभव नहीं हो पाता। केवल इन्हीं पाइपलाइनों की वजह से ये रिफाइनरी आज हमारी कार्यरत हैं। इसका देखते हैं कि पाइपलाइन बिछाने की जो प्रारंभिक लागत है अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। यानी कि जब हम इसको पाइपलाइन बिछाते हैं तो उसकी लागत अधिक आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल लगता है। जो पाइपलाइन
कि जो आप देखोगे कि स्टील के पाइप या जो हमारे लोहे के पाइप है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और उसको बिछाने का खर्चा भी काफ़ी आता है, परंतु एक बार बिछाने के बाद इसकी क्या है लागत न्यूनतम है, इसका जो रखरखाव का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। उसके अलावा इसका जो लाभ है वाहनांतरण, देरी तथा आनिया इसमें लगभग नहीं के बराबर है। अब आप देखोगे कि जो हमारे और जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हमारे ट्रक हों, ठीक है, उनमें आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद वो खर्चा मांगने शुरू कर देते, जैसे उनका टूट फूट हो गई या उनके टायर घिस गए या उनका इंजन ख़राब हो गया, तो उनमें क्या है जो उनकी लागत है, जो मेंटेनेंस है वो अधिक होती है। और जो परिवहन, जो हमारा जो ये वाला साधन है पाइपलाइन, इसके अंदर इसकी जो मेंटेनेंस, जो रखरखाव का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होता है, यानी नहीं के बराबर। देश में परिवहन के 3 प्रमुख जाल, देश में परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, यानी जो देश में जो 3 तरह जो हमारे पाइपलाइन का जाल फैला हुआ 3 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं। तो जो हमारा पहला जो पाइपलाइन का जाल है वो ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यानी जो उत्तर प्रदेश तक है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। और जो दूसरा जाल है हमारा वो गुजरात में सलाया से वीरगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक है। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली और कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। जो हमारा जो तीसरा पाइपलाइन जाल है वो HBJ, वो क्या है HBJ पाइपलाइन है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये जो HBJ पाइपलाइन है वो गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर, बबराला तथा अन्य स्थानों पर है। अब आज के हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो इसका उत्तर है कि जैसे हमने वर्कशीट में चर्चा की थी कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, पाइपलाइन को बिछाते समय प्रारंभ में बहुत धन व्यय होता है, लेकिन बाद में इन्हें चालू रखने में बहुत कम खर्च होता है, इसलिए इसमें रखरखाव की लागत कम होती है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, पाइपलाइन द्वारा परिवहन में होने वाली देरी तथा नुकसान कम हो जाते हैं, तो इसलिए इसको चलाने की लागत क्या है, कम आती है और ये अन्य जो परिवहन के साधन हैं उनके मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो तीसरा हमारा जो प्रश्न है, देश में परिवहन के 3 जाल कौन से हैं। तो पहला हमारा, जैसे हमने डिस्कस किया था, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी तथा इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक। दूसरा हमारा जाल है गुजरात में सलाया से पंजाब में जालंधर तक, यह वीरग्राम से मथुरा, दिल्ली और पानीपत होकर जाती है। तीसरा हमारा HBJ पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, यह हजीरा गुजरात से विजयपुर होती हुई जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। और जो हमारा आज का जो आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वो है पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है। जो पहला पार्ट है कि आपके घर तक क्या क्या चीज़ें जो पाइपलाइन परिवहन है वो पहुंचाती हैं। जो इसका जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। तो पहले पार्ट का जो हमारा आंसर है, पाइपलाइन के द्वारा हमारे घर तक पानी तथा गैस, यानी जो PNG है, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, जो हम घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो LPG है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, परंतु जो पाइपलाइन के द्वारा जो हमारे घरों में जो गैस आ रही है वो PNG है। इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर है, इस माध्यम से परिवहन सस्ता और आसान हो जाता है क्योंकि इसमें रखरखाव की लागत कम रहती है।
क्योंकि टूट फूट का खर्चा होता नहीं है इसके अंदर, ना कोई घर्षण है, ना कोई रिपेयर मांगता है। एक बार लाइन बिछा ली तो इसमें खर्चा आगे हमारा कम हो जाता है, क्योंकि ये इसमें रिपेयर की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। दूसरा इसका पॉइंट है, इससे दूर दराज के इलाकों में तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। तीसरा हमारा, इसमें टूट फूट और घर्षण भी कम होता है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद।